बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आज जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो क्लास 9 और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए होगा। जो फर्स्ट ईयर की नई बुक आई है इस साल वो भी, और जो कि क्लास 9 की पिछले साल नई बुक आई थी वो भी। इन दोनों बुक्स में चैप्टर नंबर 2 अटोमिक स्ट्रक्चर के नाम से है। तो आज अटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो जो बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो दोनों क्लासेस के लिए होंगी। क्लास 9 के लिए भी होगी, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी होगी। ठीक है। अच्छा, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद? एटम की पिक्चर, एटम को मॉडल, एटम का ढांचा कि एटम दिखने में कैसा होता है। लेकिन सारा मसला यहाँ से चला था। इतना लंबा जो चैप्टर पे बहस और डिस्कशन हुई ना, पूरा एक चैप्टर है। तुम्हारे तो 9 और फर्स्ट ईयर कोर्स में कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन में तो पूरी पूरी बुक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, लोग पीएचडी करते हैं इसके ऊपर। तो ये जो इतना बड़ा मसला, इतनी परेशानी तकलीफ है ना, वो इसलिए कि अल्लाह ने एटम का साइज बहुत छोटा बनाया है। एटम आमतौर पे आम नज़रों से, नॉर्मल आंखों से दिखता नहीं है। अब जो चीज़ इतनी छोटी है कि हमें नॉर्मल आंखों से दिख तक नहीं रही है, दिख भी नहीं रही है, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बता सकते हैं? सारा मसला यहीं पे आता है। तो अब इस बात पे डिस्कशन और बहस कहाँ से शुरू हुई, आइए उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले चंद छोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि मैटर क्या चीज होती है। एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर की एग्जांपल मैंने चैप्टर नंबर 1 में मैटर और एटम का मुकम्मल कॉन्सेप्ट और बहुत सारी कॉन्सेप्ट, मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड, ये सब चीजें क्या होती है, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में मैंने तफसील से बताई है। तो अगर किसी ने नहीं सुना है तो मेरी इस वीडियो को यहाँ पर रोक के पहले वो लेक्चर जाके सुने और फिर इस लेक्चर को देखना शुरू करें। और मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। ये सारे एटम, एटम की पहचान क्या होती है? या तो अकेली हालत में लिखा होगा या उसका पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। ये सारे के सारे एटम्स हैं। ठीक है सर। अच्छा, एटम का जो पहली बार कॉन्सेप्ट था ना, वो दिया था डेमोक्रिटस साहब ने। कि वो ये बता के गए थे कि तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटोमोस कहलाते हैं। उन्होंने अपनी ग्रीक जबान में उन छोटे पार्टिकल्स का नाम एटोमोस दिया था, ग्रीक जबान में। और इसका मकसद ये था कि एटॉम्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे छोटा और कोई नहीं होता, जिनको हम और कट नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते, इनसे छोटा कोई मौजूद नहीं होता। ये सारे एटम्स कहलाते हैं। और इनकी इस बात को कहने में इनकी मदद इनके शागिर्द ल्यूकिपस ने की थी। तो ये दो उस्ताद और शागिर्द, डेमोक्रिटस साहब उस्ताद थे, शागिर्द ल्यूकिपस थे, जिन्होंने पहली बार एटम का कॉन्सेप्ट दिया कि पूरी दुनिया मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। उसको हम एटम्स बोलते हैं। ये एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, मतलब वो छोटे जर्रा जिनको हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। बहरहाल इनका ये कॉन्सेप्ट किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। इनके इसी कॉन्सेप्ट को जब जॉन डेल्टन ने अपनी जबान से कहा, दुनिया ने ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया से मुराद उस दौर के साइंटिस्ट, उस दौर के साइंटिस्ट ने ना डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस का ये एटम वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट ही नहीं करा। पसंद ही नहीं आया साइंटिस्ट को। लेकिन जब जॉन डेल्टन ने ये बात कही, यही वाली बात एटम के बारे में, तो दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा क्यों था? उसकी वजह ये थी कि डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने एटम के बारे में जो बात बताई थी ना, उसकी कोई लॉजिक नहीं थी। इलॉजिकल, मतलब कोई लॉजिक बेस्ड बात नहीं थी, एक अजम्पशन थी, एक सोची हुई बात थी, कोई लॉजिक नहीं थी इसकी। लेकिन यही बात जब जॉन डेल्टन ने कही तो उसकी लॉजिक दी। देखो, साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट वो जानते हैं एक दूसरे के दिमाग को। वो समझता था जॉन डेल्टन, पूरी दुनिया भले ना समझे, लेकिन जॉन डेल्टन ने ये बात समझता था कि अगर डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है ना एटम जैसा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज तो होगी। वो भले उसको प्रूव ना कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो जॉन डेल्टन ने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करी, रिसर्च करना शुरू करी, और डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस की इस अज्यूम्ड कॉन्सेप्ट को, जो एटम का अज्यूम कॉन्सेप्ट था, उसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? अपने इस लॉ के जरिए। लॉ का नाम था डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इसके लॉ का नाम था, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है सर, ये इसके लॉ का नाम था। अच्छा, इस लॉ में ना इसने गैसेस का आपस में केमिकल रिएक्शन करवाया और गैसेस के पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया। ये तुम लॉ को पढ़ोगे जब फर्स्ट ईयर में आओगे ना, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक था फर्स्ट ईयर में एक, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ना उसने एक चीज नोट करी कि जब मैं गैसेस को रिएक्ट करवाता हूँ, रिएक्ट कराने का मतलब ये गैस ए है, जस्ट सपोज ये रिएक्ट कर रही है गैस बी के साथ, तो प्रोडक्ट तो बन रहा है, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट बन रहा है सी। लेकिन ये प्रोडक्ट बनता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये रिएक्टेंट रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बात समझना मेरी जरा गौर से।
यहाँ से ये एटम के कॉन्सेप्ट तक पहुंचा था। देखा इसने भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने एटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, क्योंकि उनको एटम दिखते नहीं थे, तो डेल्टन ने एटम को देख लिया था इसलिए इसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मसला ये हुआ था कि वो जब चीजों को आपस में रिएक्ट करवा रहा था ना, तो रिएक्ट कराने से प्रोडक्ट तो बन के मिल रहा था, उसको ये तो समझ में आ रहा था, ये तो दिख रहा था कि भाई प्रोडक्ट तो मिल रहा है, लेकिन रिएक्ट करने वाली चीजें रिएक्ट करती हुई नहीं दिख रही थी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बिरयानी बनाई, अब बिरयानी का बनाना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो एक मिक्सर है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने कच्चा चावल, कच्चा आलू, कच्चा गोश्त आपस में एक पतीली में चढ़ाया और हीट करना शुरू किया। तो अगर मैं पतीली खोल के देखता रहूँ ना पूरे प्रोसेस को, तो मुझे दिखेगा कि कच्चा चावल आहिस्ता आहिस्ता पक्के चावल की तरफ जा रहा है, कच्चा आलू पक्का आलू आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है, कच्चा गोश्त पक्के गोश्त की तरह आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता जा रहा है, की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा मुझे, बिरयानी बनती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कच्चा चावल, कच्चा आलू, कच्चा गोश्त मिलाया और कुछ ही नहीं हो रहा, वो वैसे ही वैसे ही पड़ा हुआ है, जैसे ही 1 घंटा गुजरा अचानक से बिरयानी बन के सामने आ गई फौरन से। वो जो है कच्चे चावल, कच्चे आलू, कच्चे गोश्त 1 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, 1 घंटे बाद फौरन वो बिरयानी में तब्दील हो गए। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो मुझे आज दिखता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता कच्चा चावल कन्वर्ट होता रहेगा पक्के चावल में, मतलब सारे रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होते रहेंगे, और बिलाखिर मुझे फाइनली प्रोडक्ट बन के मिल जाएगा। क्योंकि ये तो नॉर्मल काम है ना कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं प्रोडक्ट में आम जिंदगी में, लेकिन जब तुम कोई केमिकल रिएक्शन करवाओगे ना, उसमें तुम्हें प्रोडक्ट तो बनता हुआ मिलेगा, लेकिन रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए, केमिकली कंबाइन हो जाए इलेक्ट्रॉन की लेन देन से। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे थे उसको, प्रोडक्ट तो बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन रिएक्टेंट रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे थे। इसने ये बात बताई यहां से कि प्रोडक्ट के बनने का मतलब यह है कि कहीं ना कुछ रिएक्टेंट में रिएक्ट कर रहा है, जब भी तो प्रोडक्ट बन रहा है, वरना तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट कहीं ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्टेंट में जो चीजें रिएक्ट कर रही है ना, वो इतनी छोटी हैं कि हमें नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रही रिएक्ट करते हुए। उसने उन छोटी छोटी चीजों का, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, छोटे छोटे जर्रात का, जो कि रिएक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे, अब हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में और वो है, इसका सबूत कैसे मिला? क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट के बनने का मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो रिएक्ट कर रहा है वो इतना छोटा है कि हमें नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रहा। तो उस छोटे छोटे रिएक्ट करने वाले पार्टिकल्स का नाम उसने एटम्स दे दिया। वही काम किया जो डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने किया था, बस फर्क यह है कि डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने अपनी इस एटम वाली बात को प्रूव नहीं किया था, और जॉन डेल्टन ने अपने इस लॉ में एटम वाली बात को प्रूव कर दिया था कि प्रोडक्ट के बनने का मतलब और मकसद ये है कि रिएक्टेंट कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे। इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिक्स जरूर हो रहे हैं, जब भी तो उनके मिक्स होने से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो मिक्स होते हुए रिएक्ट करते हुए दिख नहीं रहे। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम उसने क्या दिया? एटम्स। तो बच्चों मेरी बात समझ में आई तुमको? तो जो बात डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने एटम के बारे में कही थी, वही बात जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में कही, लेकिन उसका प्रूफ कॉन्सेप्ट दिया अपने लॉ में। तो पेपर में अगर एमसीक्यूज आ जाए ना, द फर्स्ट एज्यूम्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय डैश एंड डैश साइंटिस्ट, तो तुम लिखना डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस, ठीक है। और एमसीक्यूज अगर ये आती है, द फर्स्ट प्रूव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय, एटम का पहली बार प्रूफ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो तुम लिखना जॉन डेल्टन। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में बता दिया कि एटम क्या चीज होती है, तो वो अगली चीज पे रिसर्च करना शुरू हो गया कि एटम का मॉडल, एटम की पिक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम दिखने में कैसा होता है। 1803 में जॉन डेल्टन ने एटम का मॉडल प्रपोज किया, मतलब ये बात बताई कि एटम दिखने में कैसा होता है, और उसने ये बताया कि एटम जो है ना, बहुत छोटा सा सख्त किस्म का स्फीयर होता है जो कि इनडिविजिबल होता है। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब जिसको दुनिया नहीं देख सकी उसको जॉन डेल्टन ने देख लिया और उसका स्ट्रक्चर बता दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये तो फिर भी 1803 की बात है। आज 2022 में भी बैठ के मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने एटम को देखा है। इतनी छोटी सी चीज है, अल्लाह ने ऐसी छोटी चीज बनाई है। उस वक्त उसने कैसे देख लिया और कैसे देख के स्ट्रक्चर बता दिया? स्ट्रक्चर जरूर बताया है, लेकिन देख के नहीं बताया। इसने ना थोड़ा सा वही वाली बात को जो एटम के बारे में बताई थी, वही बात स्ट्रक्चर में कॉपी कर दी, एटम का स्ट्रक्चर बनाने में। इसने एटम के बारे में क्या बात बताई थी कि एटम बहुत छोटा सा सख्त किस्म का स्फीयर है और टूट नहीं सकता, ये बताया था ना। सॉरी, उसने क्या बताया था कि एटम जो है बहुत छोटे छोटे जर्रात होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो हमें रिएक्ट करते हुए नहीं देखते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अब वहां से इसने ये बात देखो एटम के स्ट्रक्चर में कॉपी कर दी। वहां भी ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट के बनने का मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो रिएक्ट कर रहा है वो इतना छोटा है कि हमें नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रहा। तो वो बहुत छोटे छोटे जर्रात, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स,
वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं। तो उसने बोला एटम इज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा है। और क्योंकि वो बहुत छोटा है, उससे छोटा कोई मौजूद नहीं है, उससे छोटा मौजूद ना होने का मतलब वो सबसे सख्त है। जाहिर है जो सबसे सख्त नहीं होगा, यानी थोड़ा बहुत उसमें सख्ती नहीं होगी, तुम उसको तोड़ सकते हो और छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जॉन डेल्टन तो कह रहा है कि एटम से छोटा कोई है ही नहीं, वो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब वो सबसे हार्ड भी है। क्योंकि वो हार्ड है ना, हार्ड का मतलब सबसे सख्त है, उसको तुम और तोड़ नहीं सकते। अगर वो सख्त नहीं होता तो हम उसको और तोड़ सकते थे। लेकिन क्योंकि उसने ये बात कह दी कि एटम क्योंकि सबसे छोटा है, यहीं से पकड़ी थी उसने ये बात। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है लेकिन रिएक्ट करते हुए दिख नहीं रहा, लेकिन रिएक्ट कर रहा है, इस बात का सबूत है कि इनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बनना है। तो प्रोडक्ट बनना है, इस बात का सबूत है कि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो बातों को घुमाओ मत, इसको बस यहाँ दिमाग में रखो कि जो उसने प्रोडक्ट को बनते हुए देखा ना, वहां से एक बात कह दी थी कि एटम कहीं ना कहीं मतलब प्रोडक्ट के बनने का मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ चीजें आपस में मिल रही हैं। और वो रिएक्ट करने वाले पार्टिकल इतने छोटे कि नॉर्मल आंखों से दिख नहीं सकते, तो इतने छोटे हैं। वही बात यहाँ पे इसने कॉपी कर दी कि एटम इज अ वेरी स्मॉल। ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि सबसे छोटे हैं, इनसे छोटा कोई है ही नहीं, मतलब ये सबसे सख्त है, हार्ड है। और इनडिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है तकसीम करने वाला, जो तकसीम हो सके। और इनडिविजिबल मतलब जो तकसीम ना हो सके, जिससे छोटा कोई है ही नहीं। ये बात थी। और स्फेयर क्यों बोला, देखो कॉपी पे तुम्हारे सामने जो चीज बनी हुई ना, इसको हम बोलते हैं सर्कल। और जो बॉल मेरे हाथ में होती है ना, वो कहलाती है स्फेयर। सर्कल एक टू डायमेंशनल चीज है, 2D चीज है। और स्फीयर एक 3D चीज है। जिन चीजों को मैं रियलिटी में अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ, जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, वो सारे 3D हैं। मतलब जितनी रियलिटी की चीजें हैं जिनको अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ, जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो 3 डायमेंशनल होती हैं, 3D होती हैं। लेकिन जिनको मैं हाथ में नहीं पकड़ सकता, जिनको मैं रियलिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सारी 2 डायमेंशनल होती हैं, 2D होती हैं। ठीक है। तो कॉपी पे तो जाहिर है मैं सर्कल ही बनाऊंगा, स्फीयर नहीं बना सकता। लेकिन एटम ये बताओ, क्या रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता? करता है सर। इस जरूरी नहीं है कि जो दिखे वही एग्जिस्ट करता हो, जो ना दिखे वो नहीं एग्जिस्ट करता हो। अल्लाह ताला भी तो नहीं दिखते, लेकिन अल्लाह ताला मौजूद है ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अपनी होने की निशानियों को बार बार हमेशा इज्तिमाई तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी लोगों को सामने पेश किए हैं। इज्तिमाई तौर पर क्या? सूरज का आना, सूरज का चले जाना, चांद का आना, चांद का चले जाना, गर्मी, खिजा, बहार, इन सब का। और इनफरादी तौर पर क्या, हम अपनी जिंदगी में जानते हैं, कोई मसला, कोई परेशानी आती है, अल्लाह के सामने रखते हैं, रोते हैं, सुकून मिलता है अल्लाह के सामने, अल्लाह से मांगने में, नमाज पढ़ने में सुकून मिलता है। तो अल्लाह दिख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह है। क्यों? क्योंकि उसने अपने होने का एहसास दिलाया, अपने होने की निशानियां बताई हैं। इसी तरह एटम दिख नहीं रहा, लेकिन एटम है क्योंकि अपने उसने होने का एहसास दिलाया। और इसके होने का एहसास पहली बार किसने किया था? जॉन डेल्टन ने, केमिकल रिएक्शन के दौरान। कि वो बता रहा था कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, जो भी तो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ, मैं दिखूंगा नहीं तुमको। तो दुनिया को ये बात बता दो कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज रिएक्ट करती है वो एटम होती है, और वो इतनी छोटी है कि दिखती नहीं है। और उससे उनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बनता है। ये इस बात का सबूत है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो मतलब एटम एग्जिस्ट करते हैं ना। जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, मुझे एक बात बताओ, क्या वो 2D होती है, 3D होती है? सर वो 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। तो इसलिए मैंने एटम को ना स्फीयर से रिजेंबल किया। अगर मैं एटम को सर्कल कह देता ना, तो सर्कल का मतलब 2D, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एटम तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और रियलिटी में एग्जिस्ट करने का मतलब वो 3D है। इसलिए सर्कल 3D नहीं होता, स्फीयर 3D होता है। तो एटम के बारे में पहली बात, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इंडिविजुअल, जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। हार्ड स्फीयर, बहुत सख्त होता है, क्योंकि इससे छोटा कोई है नहीं, और स्फीयर की फॉर्म में होता है। देखो स्फीयर वो चीज होती है, मतलब अगर तुम कह रहे हो ना सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे को स्फीयर से रिजेंबल कर दो। मेरी बात को जरा सोच के समझने की कोशिश करना। अगर मैं स्फीयर नहीं कहता ना, क्यूब वगैरह कह देता, तो क्यूब एक ऐसी छोटी चीज है जो मजीद छोटी हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन स्फीयर अगर सबसे छोटा बन चुका है ना, छोटी छोटी बॉल बन चुकी है गोल गोल, तो फिर उसको मजीद तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसने स्फीयर का, क्यूब वगैरह नहीं कहा। और सर्कल क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता टू रियलिटी में, वो 2D है। और स्फीयर टू रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो 3D है। बात समझ में आई मेरी? तो प्यारे बच्चों, ये एटम का स्ट्रक्चर पहली बार किसने दिया था? जॉन डेल्टन ने दिया था। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो मेरी बात हुई पूरी। अच्छा, अब जाहिर है हर चीज में मॉडिफिकेशन आती है ना। मोबाइल के मॉडल में मॉडिफिकेशन आई। पहली बार जो मोबाइल आया था वो नोकिया 3310 था। उसमें हम सिर्फ लोगों को, उसमें ना वो मोबाइल इतना महंगा मिला, फिर उस वक्त सिम भी 6,000 रुपए की मिलती थी। तो सिम तुम अगर फुटपाथ से ऐसे ही चलते फिरते स्टॉल से ले लो, फ्री में मिल जाती है। फ्रेंचाइज से लो, 100-150 रुपए की मिल जाती है मेरे ख्याल में। लेकिन अब मॉडिफिकेशन होती रही। पहले के जमाने में मोबाइल कुछ और होता था, आज के जमाने में मोबाइल कुछ और है, मॉडिफिकेशन होती रही। इस तरह एटम के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होती है। 1803 में एटम कैसा दिखता है, जो बात जॉन डेल्टन ने बताई, तकरीबन 100 साल तक ये बात चली। उसके बाद 1904 में
एक साइंटिस्ट आया जोसेफ जॉन थॉमसन यानी जे जे थॉमसन। इसने ये बात कही कि मेरे उस्ताद जो कहते थे ना, यानी थॉमसन ये बात कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मेरी क्या औकात। थॉमसन कह रहा है कि जॉन डल्टन साहब कहा करते थे कि एटम इंडिविजिबल है, मतलब ये तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन थॉमसन ने ये बात इनकी गलत साबित करी, एटम को डिवाइड करके दिखाया। अब बच्चे समझते हैं डिवाइड करने का मतलब तोड़ के दिखाया, तोड़ के नहीं दिखाया। थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया जो मैं क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाऊंगा, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। इस बार फर्स्ट ईयर के कोर्स में नहीं है वो एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने ये बात साबित करी, ये बात प्रूव करी कि भाई एटम से भी कुछ छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। डेल्टन क्या बोलता था, एटम इंडिविजिबल, तकसीम नहीं हो सकता। तकसीम ना होने का मतलब इससे छोटा कोई पार्टिकल है नहीं। थॉमसन ने बोला नहीं, डिविजिबल है, तकसीम हो सकता है। तकसीम होने का मतलब इससे कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। और इसने साबित किया कि एटम में दो तरह के पार्टिकल और मौजूद होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, एक प्रोटॉन जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। साबित कर दिया, ठीक है सर। अब दुनिया ने जब ये बात थॉमसन की मान ली, दुनिया ने मतलब तमाम साइंटिस्ट ने ये बात मान ली कि भाई एटम में दो छोटे पार्टिकल और होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्लस और माइनस चार्ज। तो लोगों ने यानी साइंटिस्ट ने पूछा तुम ये बताओ कि एटम में ये पार्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं। उसने बोला जिस तरह एक थाली में पुडिंग और प्लम अरेंज है ना, इसी तरह एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। जिन बच्चों ने मेरी बात गौर से सुनी ना वो समझ गए। देखो, स्वीट डिश को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, पुडिंग, है ना। और उसके ऊपर जो लवाजमात डले होते हैं, खोया है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये सब प्लम कहलाते हैं, ठीक है सर। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक प्याले में गाजर का हलवा है, उसके ऊपर जो है ना खोया और बादाम, काजू, पिस्ते, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो गाजर का हलवा पुडिंग है, और उसके ऊपर जो बादाम, खोया, पिस्ता ये सब है, ये सब प्लम है, ठीक है। तो जिस तरह एक थाली में पुडिंग यानी मीठा और प्लम यानी ऊपर के लवाजमात जैसे अरेंज होते हैं, इसी तरह एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो इसको रिजेंबल सही से करना, जैसे एक तरबूज है ना, तरबूज, तरबूज का बाहर से शेप कैसा होता है, ग्रीन कलर का। उसके अंदर जो मीठा पोर्शन होता है रेड कलर का, वो पुडिंग है, और जो उसके ऊपर बीजें डली होती हैं वो प्लम है। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा पड़ा, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम का मतलब वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल दी है उसने, तशबीह दी है। और पुडिंग को तशबीह किससे दी है, प्रोटॉन से। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखना, तुमको मैं वीडियो नहीं दिखा, अपनी वीडियो नहीं दिखा रहा ना, इसलिए तुमको मैं एक्शन करके नहीं बता सकता, लेकिन तुम खुद इमेजिन करना। जिस तरह एक थाल में पुडिंग और प्लम अरेंज होता है, पहले तो पुडिंग प्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पुडिंग मीठी डिश को बोलते हैं, प्लम उसके ऊपर मौजूद लवाजमात को बोलते हैं। तो अब मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हें इंशाल्लाह पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा। जिस तरह एक थाली में पुडिंग और प्लम अरेंज होते हैं, इसी तरह एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, ठीक है। तो पुडिंग को रिजेंबल दिया प्रोटॉन से, प्लम को रिजेंबल दिया इलेक्ट्रॉन से, और एटम 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 को किससे रिजेंबल दिया, एक थाली से, ठीक है सर। इस तरह से होते हैं। प्रोटॉन पूरे में फैले हुए होते हैं, जिस तरह एक थाली में पूरा मीठा फैला हुआ होता है। और प्लम यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर से डले हुए होते हैं, जिस तरह मीठे डिश में, स्वीट डिश में ऊपर से बादाम, पिस्ते, काजू, ये चीजें डली हुई होती हैं, ठीक है सर। तो ये इसके स्टेटमेंट आ गई कि एटम इज अ कंटिन्यूअस मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम में मुस्तकिल फैले हुए होते हैं कौन से, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट चला। लेकिन तकरीबन 7 साल के बाद एक साइंटिस्ट था लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, मशहूर एक्सपेरिमेंट है, जो क्लास 9 में के बच्चे को पढ़ाऊंगा मैं, फर्स्ट वाले 9 में पढ़ के आ चुके हैं, इस बार उनके कोर्स में है नहीं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित करी कि एटम में जो है ना प्रोटॉन फैले हुए नहीं होते, प्रोटॉन सेंटर में होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात दिमाग में रखना, और मेरे इस लेक्चर को बार बार 2-3 बार सुनते रहना अगले लेक्चर के आने से पहले पहले, ताकि तुम्हारे दिमाग में सारे स्ट्रक्चर अटक अटक जाए। रट्टा लगा लो इन तमाम स्ट्रक्चर का कि कौन सा साइंटिस्ट एटम के बारे में क्या बात बोलता था। इसको तुम दिमाग में रख लोगे ना, तुम्हारे लिए फिर आगे बढ़ना, जो इनकी तफसीलात हैं वो पढ़ना आसान हो जाएंगी। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में जो प्रोटॉन होते हैं ना, इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो सेंटर में मौजूद होते हैं। और एटम का सेंटर जहां प्रोटॉन मौजूद है, उसका नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा। तो रदरफोर्ड वो पहला आदमी था जिसने न्यूक्लियस का तारुफ लोगों को करवाया। तो अगर कोई तुमसे पूछे ना कि एमसीक्यूज में आए अगर, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट गिवन बाय, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था, तुम लिखना रदरफोर्ड। और वो कहता था इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूम रहे होते हैं जिस तरह एक सूरज के इर्द गिर्द सैयारे घूमते हैं, ठीक है सर। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया कि एटम एज अ सेंटर, एटम का एक दरमियानी हिस्सा होता है, कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं, उस सेंटर वाले हिस्से को न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आर स्कैटर्ड अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्कैटर्ड होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात हो गई।
तो रदरफोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया वो थॉमसन से कैसे डिफरेंट करता था। जॉन डेल्टन तो ये कहता था एटम बहुत छोटा सा सख्त किस्म का स्फीयर है, टूट नहीं सकता, उससे छोटा कोई पार्टिकल है नहीं। जॉन डेल्टन ये कहता था। थॉमसन ने बोला नहीं, एटम से छोटे दो पार्टिकल और हैं जिनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। वो अरेंज कैसे होते हैं, जिस तरह एक थाली में पुडिंग और प्लम अरेंज होते हैं, इसी तरह एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। रदरफोर्ड ने ये बात बताई कि एटम में ना प्रोटॉन फैले में नहीं होते, प्रोटॉन सेंटर में होते हैं, और एटम का वो सेंटर जहां प्रोटॉन मौजूद होते हैं उसका नाम उसने न्यूक्लियस दिया। इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं, घूम रहे होते हैं, इसी तरीके से जिस तरह सूरज के इर्द सितारे घूमते हैं। 1913 में नील बोहर साहब ने रदरफोर्ड के मॉडल पे एतराज किया कि भाई अगर तुम इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बिल्कुल वैसे ही घूमते हैं जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द सैयारे घूमते हैं, तो फिर तो एक दिन आने वाला है जिस दिन तमाम सैयारे अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी लूज करके तमाम सैयारे एनर्जी लूज करके सूरज के पास आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, इसका मफहूम है कि क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, तो सूरज करीब नहीं आएगा, तमाम सैयारे सूरज के करीब जा रहे होंगे। सूरज तो मरकज है, सेंटर है। सेंटर किसी के पास नहीं आता, सब कोई सेंटर के पास जाता है। जैसे तुम्हारा पढ़ने का मरकज क्या है, तुम्हारे तालीमी इदारे, तो वो घर पे थोड़ी तुम्हें पढ़ाने आते हैं, तुम उनके पास पढ़ने जाते हो। इसी तरह क्यामत वाले दिन तमाम सैयारे, तमाम प्लेनेट सूरज की तरफ करीब जाने लगेंगे, जब ही तमाम सैयारे गर्म होने लगेंगे, अटकने लगेंगे। समझ आई मेरी बात। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल पे एतराज किया कि रदरफोर्ड भाई अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वैसा ही घूमते हैं जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द सैयारे घूमते हैं, तो एक दिन आएगा कि सैयारे सूरज के अंदर आके गिर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में गिरने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बोहर ने रदरफोर्ड की इस बात को करेक्ट किया अपने हिसाब से और कहने लगा कि एटम, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिस रास्ते पे घूमते हैं ना, वो रास्ता बिल्कुल फिक्स होता है, वो फिक्स पाथ होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। और इस फिक्स पाथ का नाम बोहर ने क्या रखा, ऑर्बिट। ऑर्बिट और शेल या एनर्जी लेवल, ऑर्बिट कहूँ, शेल कहूँ या एनर्जी लेवल कहूँ, एक ही बात है। देखो, एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे, एक फिक्स दायरे में घूम रहे होते हैं। उस फिक्स दायरे का नाम ऑर्बिट भी है, शेल भी है, या एनर्जी लेवल है, तीनों में से कुछ भी कह लो। अब जरा बात को समझना और से। सबसे पहली बात, अगर तुमसे कोई पूछे ना भाई न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो बोलो बिला वजह की बात करके मुझे कंफ्यूज ना करें, न्यूक्लियस का मतलब एटम का सेंटर, एटम का दरमियानी हिस्सा, वो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है सर, ये बात तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमते हैं, ये बात बोहर ने बताई थी। वो फिक्स पाथ, वो फिक्स रास्ता ऑर्बिट कहलाता है। कि बोहर ये बात बता के चला गया कि भाई तुम जो हो ना, इस बात को दिमाग में रखो रदरफोर्ड साहब, कि इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट दे दिया गया वो उसी ऑर्बिट में रहता है, कभी भी किसी सूरत अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो, अपने ऑर्बिट को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर तुम उसको एनर्जी दोगे तो अपने ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा और एनर्जी लूज कर देगा, वापसी लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। वो अलग बात है, जो मैं तुमको अलग से बोहर का एटॉमिक मॉडल तफसील से पढ़ाऊंगा ना, वहां बताऊंगा। ये बोहर का एटॉमिक मॉडल 9 वाला को भी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर वाला को भी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी मौजूद है। तो नील बोहर साहब ने रदरफोर्ड को ये बात कही और समझाई कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है वो रास्ता बिल्कुल फिक्स होता है, फिक्स पाथ होता है, और उस फिक्स रास्ते के तीन नाम है, या तो ऑर्बिट कह लो, या तो शेल कह लो, या तो एनर्जी लेवल कह लो। इलेक्ट्रॉन कभी अपना रास्ता खुद से नहीं छोड़ता, कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, कभी भी किसी ऑर्बिट में नहीं जाएगा। हाँ, अलग बात है एनर्जी दे दोगे तो अपने ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, एनर्जी लूज करेगा, वापसी अपने ऑर्बिट में आएगा, आना उसको अपने घर पर ही है। ठीक है सर। तो ऑर्बिट की या शेल की या एनर्जी लेवल की डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज अ फिक्स पाथ, एक फिक्स सर्कुलर पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जिसमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। किसके इर्द गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है सर। और न्यूक्लियस के बारे में कोई पूछे न्यूक्लियस क्या होता है, तो बोलना सेंटर पोर्शन, एटम का दरमियानी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। डन सर, यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोहर के मॉडल पे 1926 में गालिबन एक साइंटिस्ट था एरविन श्रोडिंगर, इसने एतराज किया। ये कहने लगा भाई अगर आप एटम को नहीं देख सकते क्योंकि एटम बहुत छोटी चीज है, तो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा है। जब आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, ये श्रोडिंगर साहब एतराज कर रहे हैं बोहर के ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते तो ये बात इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फिक्स रास्ते में घूमता है, एक फिक्स पाथ में घूमता है, ये बात आप कैसे कह सकते हैं, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। बहुत परेशान हो गया, कहने लगा हाँ यार ये बात तो ठीक है, जब तुमको तफसील पढ़ाऊंगा ना श्रोडिंगर के मॉडल की, तो पहले बताऊंगा डी ब्रोगली, प्लैंक थ्योरी, ये सब क्या है, फिर तुमको जो है ना श्रोडिंगर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो श्रोडिंगर ने बोहर के ऊपर एतराज किया
कि भौर तो बेचारा रदरफोर्ड को सही कर रहा था कि भाई भौर साहब ने रदरफोर्ड को ये कहा कि रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का रास्ता फिक्स होता है, कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है। वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सैयारों की तरह बिल्कुल नहीं घूमता। सैयारे जो हैं सूरज के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे हैं कि एनर्जी मुस्तकिल लूज कर रहे हैं, और वो एक दिन आएगा तमाम सैयारे, तमाम प्लेनेट सूरज के करीब आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का रास्ता फिक्स होता है। फिर श्रोडिंगर ने एतराज कर दिया, बोहर का दिमाग ही नहीं किया, श्रोडिंगर पीछे से सुन रहा था। श्रोडिंगर ने फौरन से पिन किया, एक परेशानी क्रिएट करी। वो ये करी कि भाई अगर आप एटम को नहीं देख सकते तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख सकते। बोहर ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते तो फिर ये कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसी रास्ते में घूम रहा होगा, उसका रास्ता फिक्स होगा। आप रास्ता कैसे फिक्स कर सकते हैं उसका? अब बोहर जो है ना वहाँ परेशान हो गया, कहने लगा भाई यार ये तो बड़ी परेशानी की बात है, ये तो बड़े मसले की बात है, अब क्या करूं? तो श्रोडिंगर ने उसकी बात का जवाब दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई फिक्स पाथ, कोई फिक्स दायरा नहीं होता। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई पाथ नहीं है इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए। एक इलाका है, एक रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस मैक्सिमम होता है। तो भाई बोहर और श्रोडिंगर की बात में बड़ा फर्क था। बोहर क्या कहता था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक रास्ता है, एक पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है। और श्रोडिंगर ने ये बात बोहर को समझाई कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई रास्ता, कोई पाथ नहीं है, एक रीजन है, एक इलाका है जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, मैक्सिमम हो जाती है। वो रीजन, वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ढूंढने का चांस बढ़ जाता है, वो रीजन ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। बात समझ में? जैसे इस तस्वीर में देखो, एटम का सेंटर पोर्शन न्यूक्लियस, बस सर इसमें कंफ्यूज नहीं करें, बात हम जानते हैं कि एटम का सेंटर पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है। ये न्यूक्लियस हमें दिख रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द देखो इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, लेकिन किसी फिक्स पाथ पे नहीं है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर, लेकिन एक इलाका है, एक बाउंड्री है, इलेक्ट्रॉन यहीं घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो इलाका, वो बाउंड्री जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान है, जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस मैक्सिमम होता है, वो रीजन ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होगी कि दे आर द रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक इलाके हैं किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द, इन विच फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस बहुत बढ़ जाता है, इज मैक्सिमम, वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है सर, अब तस्वीर में देखो ये रहा। अच्छा जी, ये डेफिनेशन स्टेटमेंट आ गई इसकी, सही है। तो यहां से ना ऑर्बिटल का नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। तो ऑर्बिट एक फिक्स रास्ता है जो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन का आइडिया देगा। बोहर की ये बात यहाँ से हुई। और इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस मैक्सिमम कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? ऑर्बिटल में मिलता है, ऑर्बिट ऑर्बिट में नहीं मिलता है। ऑर्बिटल एक रीजन, एक इलाका जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए घूमता रहता है, भागता रहता है, यहीं तुमको मिल जाएगा, यहीं कहीं ना कहीं दिख जाएगा तुम्हें। लेकिन फिक्स रास्ते में तुम ढूंढते रहोगे ना कि इसी गोल दायरे में मिलेगा, तो कभी हो सकता है वहां आ जाए, कभी वहां से निकल जाए, क्योंकि फिक्स घूमता ही नहीं है, इसकी कोई मतलब ये डिपेंड नहीं करती, डिपेंडेंट नहीं है, ये आजाद है, जहां दिल करता है घूमता है, लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। इतना आजाद नहीं है कि न्यूक्लियस से ही बाहर चला जाए, नहीं घूमेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक बाउंड्री में। वो इलाका, वो बाउंड्री उसका ऑर्बिटल कहलाएगी। अच्छा जी, अब श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट गलत गलत नहीं हुआ, बस श्रोडिंगर के कॉन्सेप्ट में इजाफा किया चैडविक ने 1932 में, और एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। और वहां उसने ये बात साबित करी कि एटम में ना तीन तरह के बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और न्यूक्लियस में एक पार्टिकल प्रोटॉन जिसका ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन एक पार्टिकल और इसने अनाउंस करा, मतलब इसको इसको डिस्कवरी करी। वो एक पार्टिकल था न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या लिखा हुआ है? द एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन होता है, एंड न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी होता है। ऐसा पार्टिकल होता है जिसका नाम न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब तुम गौर से देखो प्यारे बच्चों, एटम का न्यूक्लियस क्या है? सर क्या बच्चों वाली बात करें, न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है, ये रहा सेंटर। इसमें दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा डार्क ब्राउन कलर का तुम्हें दिख रहा होगा, कोई चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर। हाँ सर, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। और इस न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है एटम का नया कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट तौर पे उस वक्त 1932 में जनरेट हो गया कि एटम का जो है ना न्यूक्लियस दो पार्टिकल रखते हैं, एक प्रोटॉन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और आज के दौर में तो बहुत कहानी आगे जा चुकी है, तकरीबन एटम के अंदर 34 पार्टिकल और होते हैं, बात डिस्कवर हो चुकी है, तो बहुत आगे जा चुकी है। हम तो बहरहाल अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे अटके हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है
कि एटम के बुनियादी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लास 9 के लिए कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा और क्लास फर्स्ट के लिए बोहर्स थ्योरी और उसमें रेडियस की डेरिवेशन। जज़ाकल्लाह।